चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम साउथ अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। हमने साउथ अमेरिका में साउदर्न कोन स्टार्ट किया है। जब मैं साउदर्न कोन की बात करता हूँ तो ये एक तरह का साउथ अमेरिका का फिज़िकल शेप है जिसे हम साउदर्न कोन के नाम से जानते हैं। और इस फिज़िकल शेप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मैं आज इसकी एक बार इमेज आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इस साउदर्न कोन की हम बात कर रहे हैं। दिस वन, दिस होल शेप, इट इज़ द साउदर्न कोन। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? इसमें जो कंट्रीज़ कवर होती थी वो उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिले था। उरुग्वे हम कवर कर चुके हैं, हम अर्जेंटीना और चिले आज कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग अर्जेंटीना से करते हैं। देखिए, अर्जेंटीना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राज़ील। चलो, ये ब्राज़ील है एंड दिस वन इज़ द अर्जेंटीना। ध्यान से देखिए, ईस्टर्न साइड पर ये अटलांटिक ओशियन का कोस्ट शेयर करते हैं। उरुग्वे के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ब्राज़ील के साथ, पैराग्वे के साथ, बोलीविया के साथ, और वेस्टर्न साइड पे ये चिले। अगर फिज़िकल फीचर वाइज देखें तो ये पूरे वेस्टर्न साइड पे एंडीज़ माउंटेन है। अर्जेंटीना का यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे तीनों का एक ट्रायंगुलर फ्रंटियर बनता है। ये वर्ड आपकी बुक में आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर ये तीनों मीट कर रही हैं, इट इज़ द ट्रायंगुलर फ्रंटियर। तीन कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं। ठीक है जी, ये मैप देख लिया। अब आप दूसरा मैप एक देखिए, ध्यान से समझिए। ये वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट कंट्री है। 40 मिलियन के अबव जनसंख्या है, तो जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं है। 40 मिलियन के अबव मतलब क्या कह रहे थे? 4 करोड़ के अबव इसकी जनसंख्या है। अलग अलग फिज़िकल रीजन्स हैं इसके। जैसे ये रीजन है, दैट इज़ चाको। दिस रीजन इज़ नॉर्दर्न रीजन। दिस वन इज़ द मेसोपोटामिया रीजन। दिस वन इज़ कुयो रीजन। दिस वन इज़ पाम्पास एंड दिस वन इज़ पैटागोनिया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फिज़िकल रीजन्स हैं। जिन फिज़िकल रीजन से ही यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का कल्चर एसोसिएटेड है। तो आपको इन फिज़िकल रीजन्स के साथ ही कल्चरल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, क्योंकि एग्रीकल्चरल सिस्टम, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ट्रेड सब कुछ बदल जाएगा फिज़िकल रीजन बदलने के साथ ही। तो फिर कल्चर वहाँ का वैसा ही हो जाएगा। क्लियर है कहानी? 40 मिलियन के अबव जब मैंने ये पॉपुलेशन बताई, तो इस पॉपुलेशन का बसेरा कहाँ पर है? अर्जेंटीना एक रूरल या अर्बन कंट्री है। ऑलमोस्ट 90% से अबव पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में रहती है। सो पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है। क्लियर? तो जब हम यहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में जो एथनिक ग्रुप डोमिनेटेड है वो ग्रुप यूरोपियन है। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के समय में साउथ अमेरिका को जब कॉलोनियलिस्ट पावर्स ने धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू किया, उसी कॉलोनियल दौर के दौरान यूरोपियंस यहाँ पर आकर के बसने शुरू हुए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अधिकतर लोग यहाँ पर आकर के बसे, जिनमें हमने देखा था फ्रांस है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, ब्रिटिश आइल्स हैं, इटली है, स्पेन है, ये सभी कंट्रीज़ के लोग। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भी बसे। एक समय के बाद रशियंस भी, मिडल ईस्ट के भी लोग बसे। तो ये अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर आकर के सेटल होते रहे। आज की डेट में मेजॉरली लोग यूरोपियन हैं। एक छोटी से प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन मेस्तीज़ो पीपल का भी है। कुछ लोग अमेरिंडियंस भी हैं और कुछ एशियंस हैं, यानी कि मिडल ईस्ट के लोग।
मेजर ग्रुप जो यूरोपियंस का है यहाँ पर वो स्पेनिश एंड इटालियन है। ये दो मेन ग्रुप है यहाँ के, ठीक है। सोसाइटी वाइज दिस इज़ द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को आप उस तरह से नहीं देखेंगे जैसे अब तक आप ब्राज़ील को देखते रहे, वेनेजुएला को, कोलंबिया को, या पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया। उसका रीज़न है ये सभी रीजन रिमलैंड कल्चर को दर्शाते थे, लेकिन अर्जेंटीना में इस तरह का रिमलैंड सिस्टम ऑफ कल्चर नहीं दिखता। यानी कि यहाँ पर आपको स्लेव्स के बेस पर कराया जाने वाला एग्रीकल्चर जो कि प्लांटेशन बेस्ड था वो नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको अमेर इंडियंस को सप्रेस करके किया जाने वाला हेसिएंडा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं दिखेगा। यहाँ पर हेसिएंडाज होंगे, लेकिन यूरोपियंस खुद ही यहाँ पर बसे हैं, वो ओरिजिनली ही यहाँ पर सेटल हुए हैं और उन्होंने ही एक प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर अपने ही बूते आगे बढ़ाया जैसा यूरोप में हुआ। अब यूरोप में जो एग्रीकल्चर है वो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स ने किया, द बिग लैंडलॉर्ड्स, और वो यूरोपियन लोगों ने ही अपने बूते वो एग्रीकल्चर वहाँ पर बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई स्लेव ला करके वहाँ रखे और उनसे वो एग्रीकल्चर कराया, या किसी तरह की कोई अमेर इंडियन कम्युनिटीज़ को दबा करके अपने अधीन करके उनसे काम करके करवाया। नहीं, यूरोपियन सोसाइटी में खुद जो हियरार्की थी, हायर से लोअर लेवल तक आते आते जो लोग हैं, जो बहुत रिच क्लासेस हैं, जो उनके नीचे हैं, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो उनसे काम करवाती रही। जैसे एक समय में फ्यूडलिज्म के दौर में मेनोरियल कॉम्प्लेक्सेस होते थे, तो जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे, द फ्यूडल लॉर्ड्स, वो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सर्फ बनाते थे, यानी कि द सर्वर्स, द सर्वेंट्स, और उनसे काम लेते थे। ठीक, ऐसी ही चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। ऐसा कोई सर्फडम का दौर नहीं है, पर हाँ, मैं बार बार ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये रीजन को यूरोपियंस ने खुद के लिए खुद ही ऑक्यूपाई किया और खुद ही वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर की। इसीलिए ही यहाँ पर आपको अफ्रीकन पॉपुलेशन का डोमिनेंस नहीं दिख रहा। इसलिए ही यहाँ पर आपको अमेर इंडियन अगर मिल भी रहे हैं तो वो जस्ट 2% के आसपास के लोग मिल रहे हैं। मेजॉरली जो लोग मिल रहे हैं वो यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं। सो 85% के अराउंड पॉपुलेशन यूरोपियन डिसेंट से बिलोंग करती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको? क्लियर? मतलब ये किसी तरह का मेनलैंड रिमलैंड कल्चरल सिस्टम का उस समय का पार्ट नहीं रहा है, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा है। ये यूरोपियंस ने खुद के लिए चुनी ये जगह, वो यहाँ खुद बसे हैं, खुद ही उन्होंने एग्रीकल्चर किया और इस रीजन को प्रोग्रेसिव बनाया, डेवलप किया, और आज की आबादी की विकसित स्तर भी इन्हीं कारण से नज़र आते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो सोसाइटी के मामले में ये नेचुरल सी बात है कि सोसाइटी में ही रिलीजन के केस में कैथोलिसिज्म डोमिनेंट होगा इन एरियाज़ में, क्योंकि उन्हीं कम्युनिटीज़ का डोमिनेंस है, इटालियंस एंड स्पेनिश। ओके, तो कैथोलिसिज्म डोमिनेंट है। सोसाइटी ही के लेवल पर अगर आप लोगों के बारे में पूछेंगे तो वो हाईली एजुकेटेड हैं, तो एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, लिविंग स्टैंडर्ड इज़ हाई। अच्छी एजुकेशन होने की वजह से, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होने की वजह से ये एक ऐसा वर्किंग पूल ऑफ़र करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को, कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करने में सक्षम हैं। हमने उरुग्वे के मामले में भी ऐसा देखा था, और ऐसी ही चीज़ें आपको यहाँ अर्जेंटीना के केस में भी दिखेंगी। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए यहाँ के लोग निपुण हैं, यानी कि स्किल्ड हैं, सक्षम हैं। ओके, तो अच्छी शिक्षा है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, बड़े स्तर की अर्बनाइजेशन है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अर्जेंटीना के लोग समृद्ध हैं। ओके, लोग समृद्ध हैं, जीवन में गुणवत्ता है, लाइफ में क्वालिटी है, बेहतर जीवन है यहाँ का। इतनी बात समझ में आई? अब हम जब सोसाइटी से आगे बढ़ते हैं तो कहानी आती है इकोनॉमी की। देखिए, अर्जेंटीना में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो है एग्रीकल्चर। इकोनॉमी का बेस पहले भी और आज भी एग्रीकल्चर है, यानी कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है इट इज़ प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं कि आप सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं अपने गुजारे लायक, आप प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर,
जिसके दम पर आपने पहले तो अपने लिए एक सरप्लस इनकम जनरेट की और दूसरी चीज़ आप उसी एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करके ग्लोबल ट्रेड के पार्टिसिपेंट भी बने, आप ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बने। तो उस एग्रीकल्चर में जो एक मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से अर्जेंटीना ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सेदार बना और आज से लगभग 100 साल पहले बहुत डेवलप हो गया एग्रीकल्चर के कारण, वो मेन कंपोनेंट है द बीफ। बीफ प्रोडक्शन में अर्जेंटीना पूरी दुनिया में माना हुआ मुल्क है और उसका रीज़न है यहाँ पर किए जाने वाली पाम्पास। यहाँ पर पाम्पास का क्षेत्र है और पाम्पास के उस एग्रीकल्चर रीजन में ही यहाँ की कैपिटल ब्यूनस एयरेस भी है। तो पाम्पास में की जाने वाली खेती, उसके साथ साथ होने वाले कैटल रेंचिंग ग्राउंड्स, द रेंचेस, वहाँ पर उन खेतों से होने वाली फसलों पर इन बीफ को पाला जाता है, यानी कि कैटल को पाला जाता है, फैटन किया जाता है और फिर ब्यूनस एयरेस में ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, पैक होती हैं और पूरी दुनिया भर में सप्लाई होती हैं। क्लियर हुई? तो बीफ प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ की इकोनॉमी का और बीफ प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ का समाज का, क्योंकि उनके भोजन का अहम अंग है। तो बीफ यहाँ के कुजीन का मेन पार्ट है। अगर आप अर्जेंटीना जाते हैं आपको हर तरह के अलग अलग खानों में किसी न किसी फॉर्म में बीफ मिलेगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर मेन स्टे रहा है हमेशा से ही, लेकिन समय बदलने के साथ कोई भी कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दम पर अपने आप को सर्वाइव नहीं करा सकती, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट हैं आप सीधे जब उन्हें उगाते हैं या कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं या कुछ एक्सकेवेशन करते हैं, उन्हें जब दुनिया भर में भेजते हैं, उनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं, यानी कि उनकी कीमतों में अस्थिरता रहती है, अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं और मार्जिन्स इतने ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए वैल्यू एडेड मटेरियल तो नहीं होता है, इसलिए मार्जिन्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। ऐसे में फ्लक्चुएशंस की वजह से इनकम सफ़र करने लग जाती है इन कंट्रीज़ की। तो ये मजबूरी हो जाती है कि समय के साथ साथ आप पहले तो कोशिश ये करें कि आपके देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े बाकी सभी सेक्टर्स में जो प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट्री भी इसी में आती है, मिनरल्स माइनिंग्स भी इसी में ही आ जाते हैं। हम जब प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं, इन प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आता है। एग्रीकल्चर के साथ जो अलाइड सेक्टर होता है उसके अंदर माइनिंग भी आ जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं, इसके साथ फिशिंग भी आ जाती है, इसी के साथ फॉरेस्ट से जुड़े प्रोडक्ट आ जाते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मिलके एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहलाता है और ये अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आप इन चीज़ों को अगर सीधे उगा करके या निकाल करके भेजते हैं दुनिया भर को, तो आप उतनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं इन प्रोडक्ट में, लेकिन अगर आप इन्हें प्रोसेस करते हैं तो फिर आप बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं। तो समय बीत जाने के बाद किसी भी इकॉनमी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे और वो वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़े, यानी कि उसकी कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो जिस स्टेप का वैल्यू एडिशन कर सकती है वो उसे करे। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज़ कीजिए कि आपके कंट्री में कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास कॉटन प्रोड्यूस हुआ और आपने इसे एक कंट्री को भेज दिया, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सपोज़ कीजिए कि इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस हुआ, यूएसए को भेज दिया गया। इस कॉटन की प्रोडक्शन से आमदनी किसने कमाई होगी? दैट फार्मर, उस फार्मिंग कम्युनिटी ने। और फार्मर ने को भी किस चीज़ की कीमत मिली होगी? ओनली फॉर दैट रॉ कॉटन, उस कॉटन से ही कीमत मिली होगी, दैट्स इट। और इसके साथ कुछ कमाई की होगी द लेबर, जिसने वो कॉटन काटा, पैकिंग किया। लेकिन अगर हम इस कॉटन को अपनी कंट्री में प्रोसेस करें तो इस कॉटन से हम यार्न बना सकते हैं, धागा। तो अब कॉटन जब प्रोडक्शन हुआ तो एक कम्युनिटी फार्मर को इनकम हुई, लेकिन उस कॉटन में एक और स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट ऐड करके, प्रोसेसिंग ऐड करके हमने वैल्यू ऐड कर लिया। कॉटन में नई वैल्यू ऐड हुई और वो नई वैल्यू मिली नए स्टेक होल्डर्स को। वो कौन है? यार्न प्रोड्यूस करने वाले लोग। यानी कि ये जो कॉटन है, सपोज़ कीजिए कि ₹1000 का है,
₹1000। तो इस कॉटन में इस समय में कितनी इनहेरिटेड वैल्यू है? ₹1000, है ना। अब नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसमें और वैल्यू ऐड करें। तो उसके लिए क्या करना है? एक तो ऑप्शन है कि सीधे ऐसे ही फ़ौरन भेज दो, ₹1000 इसमें है वैल्यू, मिल जाएगा। दूसरा तरीका है इसे में और वैल्यू ऐड करो। तो वो कैसे हो सकता है? न्यू स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग इंड्यूस कराने पड़ेंगे। हमें इससे मैन्युफैक्चरिंग की ओर आना पड़ेगा, यानी कि हमें खुद से ही यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लगानी पड़ेगी। तो अब हम जब यहाँ पर यार्न बना रहे हैं तो फिर हमने इसी कॉटन में जो ₹1000 का था उससे कई सारी नई यार्न की रील्स बना ली, है ना। तो वैल्यू ऐड हो गई ₹10,000। पहले वो सिर्फ ₹1000 वैल्यू रखता था अपने अंदर। अब उसी कॉटन की मदद से, क्या धमाके चल रहे हैं बाहर, है कि नहीं? उसी कॉटन की मदद से हमने यार्न बनाया, तो अब वो हो गया ₹10,000 वैल्यू ऐड हुआ। अब इन्हीं यार्न्स की हम एक स्टेप और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो इसी यार्न की मदद से अब हम बनाएंगे कपड़ा, द टेक्सटाइल। तो अब ये हो गई कीमत 1 लाख, आपने और वैल्यू ऐड कर दी। अब इसी टेक्सटाइल की मदद से आप बनाएंगे द अपैरल्स, गारमेंट्स, और अब ये हो सकते हैं 20 लाख के। ओके, सो आपके ऊपर था कि आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर तक सीमित रखते हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ एक्सपोर्ट करिए और ₹1000 कमाइए, या आप प्राइमरी सेक्टर से आगे निकलिए और सेकेंडरी सेक्टर को सेटअप करिए, यानी कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और आप उस प्राइमरी मटेरियल में वैल्यू एडिशन करते चले जाइए। जितने स्टेप्स पर वैल्यू एडिशन हो रही है, ये ₹1000 से बढ़ी हुई है 20 लाख तक की इनकम, यानी कि ये सारी की सारी इनकम इकोनॉमी में कई लोगों तक पहुंची। इससे कंट्री प्रोग्रेस करती है, इससे लोगों का वेलबींग होता है, इससे लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होते हैं, इससे नेशन की जीडीपी बढ़ती है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो तेज़ी से अपने मुल्क के अंदर सड़कें, बिजली, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करें ताकि ये सारे के सारे सेक्टर्स लग सकें। अगर आप यार्न बनाने के लिए एक छोटा सा कारखाना लगाना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि आपके पास टाइमली कॉटन पहुँचे, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिंक होने चाहिए। ज़रूरी है कि यार्न बनाने के लिए आपको मशीन्स लगानी है, तो गवर्नमेंट के पास प्रबंध हो कि या तो मशीन से इंपोर्ट करे या मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी हो। आपको उसको बनाने के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए, तो ज़रूरी है कि सरकार के पास बैंक हों और बैंक आपको लोन ऑफ़र करते हों, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आप एक यार्न ही बनाने के लिए कितने और धंधों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी वैल्यू जनरेट कर रही हैं और इधर आप भी वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो ये जो आपने वैल्यू ऐड करी ना इसमें, ये जो 10,000 रुपया, ये उन सब के पास गया, आपने उन सबको दिया, क्योंकि आपने ये वैल्यू जनरेट करके लोन पर ब्याज भी दिया होगा, मशीन ख़रीद करके मशीन वाले को कीमत भी भरी होगी। तो इस तरह से जब हम चीज़ को प्रोसेस करते हैं, हम उसमें नई वैल्यू जो ऐड करते हैं, वो एडेड वैल्यू बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स की इनकम का हिस्सा बनती है। दैट एडेड वैल्यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द डाइवर्स ग्रुप इन द सोसाइटी। इस तरह से यू कैन जनरेट मोर एंड मोर इनकम फॉर द पीपल इन द कंट्री। सो वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? दैट इज ऑल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि आपने 100 kg रॉ आयरन ओर, आपने 100 kg आयरन ओर निकाला, आप इसे एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपका ऑप्शन है, दुनिया को भेज दीजिए, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 100 kg आयरन ओर की कीमत क्या होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप इसी 100 kg आयरन ओर को अपनी कंट्री में प्रोसेस करके स्टील में कन्वर्ट करने की कला जानते हैं, तो फिर उससे एक एक चक्कू जो बनेगा, नाइफ, तो आप मार्केट में पता करिए कि उसकी कीमत क्या है, 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़। और वैसे कितने बनेंगे इमेजिन, पता करिए। प्लेट्स की, थालियों की, चम्मच की कीमत क्या है, तो आपको पता लगेगा।
सो जब आप अपनी कंट्री के मटेरियल्स को डिफरेंट स्टेजेस पर प्रोसेस करके हायर टू हायर स्टेज ऑफ रिफाइनमेंट उसमें इंड्यूस करते हैं, तो आप हर एक स्टेज पर वैल्यू ऐड करते हैं उस मटेरियल में, और वो जो वैल्यू ऐड उसमें हुई है, यानी कि सीधी लैंग्वेज में कि वो मटेरियल प्रोसेस होकर के फिर वैल्यू जनरेट करता है, और वो जनरेटेड वैल्यू डाइवर्स ग्रुप की इनकम का हिस्सा बनती है। आई बात समझ में? अकेले फार्मर अगर फार्मिंग करता, कॉटन उगाता 1000 रुपये का, तो सिर्फ 4 लेबर को तनख्वाह मिलती और एक फार्मर की कमाई होती। लेकिन अब 4 लेबर को भी तनख्वाह मिली, फार्मर की भी कमाई हुई, लेकिन आगे यार्न बनने से 10,000 रुपये जो जनरेट हुआ, नए और लेबर को तनख्वाह मिली। जिसकी ज़मीन पर वर्कशॉप बना करके यार्न बन रहा था उसको किराया मिला, जिस बैंक से लोन लिया उसको ब्याज मिला, जिससे मशीन खरीदी उसको मशीन खरीदने का पैसा मिला, उसने आगे अपने लेबर को पैसा दिया। मतलब इस ऐड वैल्यू ने का मतलब इतने लोगों की इनकम होता है। ओके, मतलब हर स्टेप पे आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, देश के अंदर इतने लोगों को रोजगार, इतने लोगों को आमदनी मिल रही है। ओके, या अदरवाइज अगर मैं ये सारा नेटवर्क यहीं पे काट दूं तो देश यहीं तक सीमित है 1000 रुपये पे। सो देश भर में सरकारों के प्रयास होने चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक फैसिलिटेटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, इनेबल किया जाए देश के लोगों को कि वो उद्योग धंधे लगाएं और उस देश के रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशंस करें किसी भी क्षेत्र में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर केन उगाते हो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बाज़ार जाइए, दुकान वाले से बात करिए और उसको कहिए भाई भैया 1 किलोग्राम शुगर केन तोल दो मुझे, गन्ने। होई माता का व्रत होता है, लोग लेते हैं ना गन्ने, तो पता करना कि 1 किलो शुगर केन की क्या वैल्यू है। बहुत कम, बहुत कम, क्विंटलों के हिसाब से चलते हैं। ऐसे कहीं तो 2-4 तो ऐसे ही मिल भी जाते हैं गन्ने। लेकिन अब जब अपन इसको शुगर केन को उगा करके एक्सपोर्ट कर दो, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप इसे प्रोसेस कर सकते हो यहाँ पर और इसकी शुगर बना सकते हो, तो 1 किलोग्राम शुगर की कीमत पता करो और पता करो कि 1 किलोग्राम शुगर केन से कितनी शुगर निकलती है। तो वो जो नया वैल्यू एडिशन होगा, शुगर मिल लगेगी, और शुगर मिल में कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, शुगर मिल में कितनी सारी टीन लगेगी जो छत डलेगी, गार्डर डलेंगे जिस पे छत टिकेगी, कितना फ्लोर, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, मड, रड, सरिया, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितनी मशीनें लगेंगी, पता करो, और सारा साल चलेगी। शुगर केन पेरिशेबल कमोडिटी है, ये तो सड़ जाएगा थोड़े समय में, लेकिन अगर इसे स्टॉक कर करके रेगुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट करें तो चलती रहेगी ये। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन से शुगर केन आ रहा है तो सारा साल भी चल सकती है, तो सारा साल पेरेनियली इनकम जनरेट करने का सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप शुगर बना करके बेचना चाहते हैं कि शुगर केन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पता करिए। नेचुरली अगर ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, देश को समृद्ध बनाना है, ज़्यादा लोगों का जीवन बेहतर करना है, इनकम और बढ़ानी है देश की, तो प्रोसेसिंग में तो आना ही पड़ेगा, वैल्यू एडिशन में तो आना ही पड़ेगा। जो मुल्क वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है वो मुल्क पिछड़ रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में एबंडेंट रॉ मटेरियल है, स्किल्स की कमी, एजुकेशन की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी, लॉ एंड ऑर्डर पुअर है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहते हैं, और इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है के कारण ही वहाँ का रॉ मटेरियल दुनिया भर में जा रहा है पर वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा। इसलिए उन कंट्रीज़ में कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही कि वो वैल्यू एडिशन करें, इसलिए बेअंत गरीबी है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अक्सर पैकेट्स लोगों को बांटते हुए आप देख लेंगे वहाँ खाने के, पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है, माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, डिजीज़ेज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स वहाँ की ज़िंदगी की कमर तोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो वैल्यू एडिशन करना ज़रूरी है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, दैट्स ऑल। तो अर्जेंटीना ने, और अभी मैं दूसरी कंट्री पढ़ाऊँगा चिले। मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया कि मैं चिले में ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने पहले बता दिया, वहाँ पे बुक में एक लाइन ही लिखा है सिर्फ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चरल मटेरियल और प्राइमरी गुड्स की वैल्यूज़ बहुत फ्लक्चुएट करती हैं और इनमें इतना प्रॉफिट मार्जिन तो होता ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वैल्यू एडिशन का पाथ पकड़े, और इन्होंने वैल्यू एडिशन का रास्ता पकड़ा। तो आज अर्जेंटीना
एक थ्राइविंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी है। आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर है, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिव है। एग्रीकल्चर उनका छोटा नहीं है पीछे, बट येस उसके साथ साथ देयर इज़ अ थ्राइविंग इंडस्ट्रियल सेटअप इन अर्जेंटीना। हर मुल्क को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। रीटा आया मज़ा? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। ऐसे पढ़ाई के पूरे मज़े, ठीक है, लिया करो। किसी को डाउट इसमें? समझ जाओगे अब ये लाइन? मैं और एग्जाम्पल दूं कि हो गया? मोर देन इनफ। ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा खुद का। थोड़ा आग मैं लगाया करूं, थोड़ी चिंगारी तुम भड़काया करो। ओके, मतलब सारा तुम ऐसा सोचो कि 20 एग्जाम्पल दे दो, तुम 21वें के बारे में फिर सोचोगे नहीं। मैं तुमको 3 दूंगा, 3 तुम सोचो, फिर मज़ा आएगा। तुम लोगों का दिमाग खुद भी चलना ज़रूरी है, तो उस दिन फिर बात बनेगी। चलें आगे बढ़ें। तो इसलिए अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्जेंटीना इंडस्ट्रियल सेटअप की तरफ ट्रांसफॉर्म हुआ। उसने अपनी इकोनॉमी को उधर कन्वर्ट किया। हो गया बेटा, बंद करो, शट डाउन। ओके, पूरा एक्विस्टिक कर दो सिस्टम सारा। और ऐसे में आज वहाँ की इकोनॉमी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में रॉबस्ट है। उसको जो चीज़ प्रभावित कर रही है वो मैं अभी पढ़ाऊँगा। ओके, अब सवाल आता है कि कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही है, उसे समझ लेते हैं। प्रभावित कर रही है पॉलिटिक्स। देखिए, अर्जेंटीना को आप समझ लीजिए कि एक शराब ही लगा हुआ है। वो किस मामले में? सब कुछ बेस्ट है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है थ्रू आउट द 20th सेंचुरी इन द अर्जेंटीना। किस बात को लेकर के रही? अर्जेंटीना का सेटअप यूएस की तरह है। वो ये है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, लॉ मेकर्स, लॉ एग्जीक्यूटर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। यानी कि लेजिस्लेचर जहाँ कानून बनते हैं, जुडिशरी जहाँ कानूनों की पालना कराई जाती है, द न्यायाधीश, जजेस, और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सरकार का अंग जो कानूनों को ज़मीन तक आपके पास लेकर के आता है। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसा यूएस में है। लेकिन ये चीज़ स्टेबिलिटी से चल नहीं पाई। हमेशा से ये होता रहा है, एक जद्दोजहद चल रही है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और ऑटोक्रेटिक मिलिट्री सेटअप के बीच में। मतलब यहाँ पर सेना के तख्ते पलट बहुत हुए हैं। इसे मिलिट्री कू कहते हैं। ओके, तख्ते पलट। तो ये चीज़ लंबे समय तक चलती रही। इस चीज़ का सीधा जो उदाहरण दिखता है वो एक व्यक्ति के शासनकाल में दिखता है। बड़ी मशहूर हस्ती हैं वो भी और उनकी पत्नी भी। इतिहास में जब कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो इनका जिक्र भी आएगा। वो थे 1946 से 55 तक के बीच में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जुआन पैरॉन के द्वारा दिया गया जो परिवर्तन था, जो रिफॉर्म था, उसे पैरोनिज्म भी कह करके पुकारते हैं। तो जुआन पैरॉन, इनकी वाइफ थी ईवा, बहुत मशहूर चर्चित हस्ती थी, उन्हें एविता भी कहते थे। 1952 में ये कैंसर से मर गई। जॉन पैरन को के दिल को बहुत झटका लगा। दफ्तर से वो भी ऑस्ट कर दिए गए, निकाल दिए गए, वापस चले गए स्पेन। फिर वापस आए एक ज़माने में अपनी गद्दी वापस लेने के लिए, लेकिन एट द एंड 1974 में अपने दफ्तर में ही ये भी ख़त्म हुए। दफ्तर में ख़त्म होने का मतलब जब ये पद पर थे, उस पद पर रहते हुए ये ख़त्म हो गए। इतनी बात क्लियर हुई? क्या जॉन पैरन का मतलब क्या है? देखिए, जॉन पैरन ने बहुत बड़े लेवल पर जनता की सपोर्ट गार्नर कर ली थी। इनके पास जनता का बड़ा समर्थन था और ये एक परिवर्तन लाना चाहते थे, और वो ये थे कि ये वर्कर के लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस इंड्यूस करना चाहते थे। इनका मानना था कि वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये गवर्नमेंट के लेवल पर स्पेंडिंग्स बढ़ाना चाहते थे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ करना चाहते थे, यानी कि सरकार अधिक से अधिक खर्चा करे जन कल्याणकारी नीतियों में। पहली चीज़, उसी के तहत ही वर्किंग कंडीशन बेहतर होगी ना भाई। वर्किंग कंडीशन बेहतर करने का तरीका यही है कि उनकी लीव से जुड़े हुए रूल्स जो हैं वो फेवरेबल हों वर्कर के लिए, पेंशन्स के प्रावधान प्रॉपर हों, सोशल सिक्योरिटी मिले, रिटायरमेंट फंडिंग होनी चाहिए, लेबर लॉज अच्छे से फॉलो होने चाहिए, हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में बच्चों को काम नहीं करना है,
जो एटमॉस्फेयर है वर्क करने का, वहाँ पर हर तरह की सेफ्टी और क्लीनलीनेस फॉलो होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो इसके लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाइए, यानी कि स्टेट एक्टिव प्लेयर बन करके, स्टेट खुद, द गवर्नमेंट एक्टिव प्लेयर बन करके आगे आए इकोनॉमी में। ये इनका विचारधारा थी। लेकिन जहाँ एक तरफ ये नज़र आता है और दिखता है कि ये बड़ा अच्छा कदम था, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें इसके विरोध में भी नज़र आ रही हैं। वो क्या? आइसोलेशनिज्म फॉलो किया गया, दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से खुद को आइसोलेट रखने की कोशिश की गई, तो आइसोलेशनिज्म फॉलो किया गया। अथॉरिटेरियन सिस्टम नज़र आया, मीडिया के ऊपर, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, बात कहने की आज़ादी नहीं दी जा रही थी, आवाज़ को दबाया गया। ये बिल्कुल वही कहानियाँ। क्या आप सब जानते हैं 1945 से लेकर के 1991 के बीच में कोल्ड वॉर का दौर था, और ये जो कोल्ड वॉर थी, दैट वर्ड कोल्ड अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ऐसी वॉर नहीं थी जो एक्टिवली लड़ी जाए, दो मुल्कों के बीच में आपस में वो दोनों लड़े। तो इस तरह से ये फिर वो एक्टिव कंडक्ट नहीं, ये पैसिव मैनर में लड़ी जा रही लड़ाई थी, तो कोल्ड वॉर। और इस कोल्ड वॉर में मेनली दो प्लेयर जो थे, दैट इज़ द यूएसए और उधर रशिया, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे कभी भी। लेकिन हो क्या रहा है, ये प्रिंसिपल कंट्रीज बन गई और इन्होंने खड़े कर लिए ब्लॉक्स। लड़ाई इन ब्लॉक्स में होगी, यानी कि जो भी यूएसए के साथ अलाइन करता है, सब्सक्राइब करता है यूएसए की आइडियोलॉजी को, तो ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। यूएसए की विचारधारा की लड़ाई, दैट इज कैपिटलिज्म। रशिया